7 साल पहले मौत हो चुकी होती है, क्योंकि इसका पति जिसका नाम सतपाल होता है वो अक्सर बीमार रहता था। लंबी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। मीनू के परिवार में उसकी एकलौती बेटी नीलम होती है, जो कि इस समय कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। नीलम पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज और होशियार लड़की होती है। मीनू का एक देवर भी होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश की एक आंख नहीं होती है, यानी कि वो एक आंख से अंधा होता है, जिसकी वजह से राकेश की शादी नहीं हो पाती है। फिर भी राकेश अपनी भाभी मीनू के साथ अपने परिवार में मिलजुल कर रहता था। वो मीनू के साथ घर के सारे कामकाज करवाया करता था। मीनू और साथ में उसका देवर राकेश, ये दोनों मिलजुल कर खेती बाड़ी का काम किया करते थे, क्योंकि 7 एकड़ जमीन होती है। अच्छी खासी उसमें फसल हो जाया करती थी, जिसके कारण इनका घर अच्छी तरीके से चल जाया करता था। मीनू के पास अपने 4-5 जानवर भी होते हैं और उन जानवरों से जितना भी दूध घर में होता था उसको बेचकर भी इनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाया करते थे। राकेश भी अब अपनी भतीजी नीलम को अपनी बेटी की तरह पाला करता था, क्योंकि राकेश की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से नीलम को वो सब कुछ अपना मानता था। घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। हर रोज सुबह के 9 बजे के आसपास मीनू अपने देवर राकेश के साथ खेत में चली जाया करती थी। खेत में दोनों चारा काटते थे। चारा काटने के बाद उसको लेकर गांव में आ जाते थे। दूसरी तरफ नीलम भी रोज कॉलेज में सुबह के समय पढ़ने चली जाया करती थी और शाम के 4 बजे के आसपास वो अपने घर पर आ जाया करती थी। लेकिन नीलम इस बात को नहीं जानती थी, उसे किसी कारण अपने मामा के घर भी जाना पड़ेगा। और मामा के घर जाने के बाद नीलम के साथ क्या होने वाला था, इस बारे में ना तो नीलम खुद जानती थी और ना ही नीलम की माँ मीनू जानती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक तारीख आती है। 16 सितंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनू अपनी बेटी नीलम को कहने लगती है कि बेटी, आज तुम्हें कॉलेज में नहीं जाना है, तो हम दोनों आज शहर में जाएंगे और तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाएंगे। साथ में तुम्हारे चाचा राकेश के लिए भी कुछ कपड़े खरीद कर ले आएंगे। और इस तरह से अब मीनू अपनी बेटी को लेकर शहर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ राकेश भी इस बात को सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी तो शहर में चली गई है, क्यों ना खेत में से चारा काट कर लाया जाए। और इस तरह से राकेश अपने घर से हसिया लेकर चल पड़ता है। और फिर रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त बिरजू से हो जाती है। बिरजू जैसे ही उसको मिल जाता है तो बिरजू अपने दोस्त राकेश को कहने लगता है कि राकेश, तुम दिन रात मेहनत करते हो, खेत में सारा दिन कामकाज करते हो, तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। राकेश कहने लगता है कि मुझे अपने परिवार को संभालना है। घर में एक भाभी है और एक बहुत ही अच्छी भतीजी है, मुझे बस उनके लिए सब कुछ करना है। लेकिन बिरजू उसका दिमाग बिल्कुल साफ कर देता है, उसके दिमाग को शून्य कर देता है। बिरजू अपने दोस्त राकेश को कहने लगता है कि देखो राकेश, जीवन में मौज मस्ती करनी जरूरी है। चलो आज बैठकर अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं, थोड़ी शराब भी पी लेते हैं। लेकिन राकेश कहने लग जाता है कि मैं शराब कभी भी नहीं पीता हूँ। उसका दोस्त बिरजू उसको लगातार इस बात को कहने लगता है कि एक बार पी कर तो देख लो, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। और इस तरह से राकेश का दिमाग बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। राकेश अपने दोस्त बिरजू की सारी बातें मान जाता है। और उसके बाद बिरजू पास के ठेके से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद वो अपने दोस्त राकेश को लेकर खेत में चला जाता है। दोनों दोस्त बैठकर वहां पर शराब पीने लग जाते हैं। और जब राकेश और बिरजू इन दोनों को नशा हो जाता है तो बिरजू अब अपने इस दोस्त राकेश को कहने लगता है कि राकेश, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आते हैं, ऐसा करते हैं, आज गांव की एक महिला है जिसका नाम कविता है, उसके घर पर चलते हैं और उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। लेकिन आज राकेश वहां पर अपने दोस्त बिरजू को कहने लगता है कि देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने शराब पी ली है, लेकिन मैं उस महिला के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे करके बिरजू अपने दोस्त राकेश को मना लेता है। और जैसे राकेश भी मान जाता है तो फिर इसके बाद राकेश और बिरजू दोनों खेत से चल पड़ते हैं। खेत से चलने के बाद ये गांव में आते हैं। गांव में आकर उस महिला कविता के घर पर आ जाते हैं। कविता के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और कविता अपने घर का दरवाजा खोल देती है। इसके बाद कविता देखती है कि उसके घर के सामने बिरजू खड़ा होता है, साथ में उसका दोस्त राकेश भी खड़ा होता है। अब बिरजू इस कविता को कहने लग जाता है कि आज मेरा दोस्त तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। कविता कहने लगती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। और उसके बाद में दरवाजा बंद कर लेती हूँ। और इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कविता अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बिरजू अब इस कविता को कहने लगता है कि मेरा दोस्त तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे दे देगा। लेकिन कविता कहने लगती है कि मुझे पहले पैसे चाहिए और फिर वो सब होगा। इसके बाद राकेश इस समय अपनी जेब से 1000 रुपये निकालता है और इस महिला कविता को दे देता है। पैसे लेकर कविता बेहद खुश हो जाती है और इस काम को करने के लिए वो मान जाती है।
अब ये महिला कविता अपनी ही रजामंदी से इन दोनों दोस्तों को लेकर घर के अंदर चली जाती है और फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लग जाते हैं। जब तक इनका मन नहीं भर जाता, जब तक इन दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ जो कविता होती है वो इस बात को सोच रही होती है कि ये दोनों तो मुझे मिल चुके हैं, ये मेरे हर रोज के ग्राहक होंगे और मैं इनसे अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगूंगी। और इस तरह से जब इन दोनों का ये सब कुछ काम खत्म हो जाता है तो फिर बिरजू और राकेश दोनों कहने लगते हैं कि अब हम हर रोज तुम्हारे घर पर आया करेंगे। और इस बात से कविता इनकार नहीं करती है। कविता तो बल्कि इस बात से खुश हो जाती है और इस तरह से आज के समय में बिरजू और इसका दोस्त राकेश इस काम को खत्म करने के बाद अपने घरों पर लौट आते हैं। शाम हो जाती है। शाम के समय राकेश की भाभी मीनू भी अपनी बेटी नीलम को लेकर कपड़े खरीदने के बाद घर पर आ जाती है और इस तरह से फिर कामकाज में सब व्यस्त हो जाते हैं। अब तो बिरजू और साथ में उसका दोस्त राकेश हर दूसरे तीसरे दिन उस महिला कविता के घर पर जाने लग जाते हैं, उसको पैसे देते थे, उसके साथ समय गुजारते थे। समय गुजार कर दोनों बेहद खुश हो जाया करते थे। कविता को भी पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन ये एक ऐसी बात होती है जो कि धीरे धीरे गांव में फैलने लग जाती है और इस बात के बारे में राकेश की भाभी मीनू को भी पता चल जाता है। आखिरकार जैसे ही मीनू को पता चलता है तो एक दिन वो अपने देवर को अपने पास बुलाती है और फिर अपने देवर राकेश को कहने लगती है कि देखो राकेश, ये बातें अच्छी नहीं है, तुम उस महिला कविता के पास जाते हो, ये तुम्हारी गलत बात है। लेकिन इसका देवर राकेश अपनी भाभी मीनू की सारी बातों को एक कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। अपनी भाभी का कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है और इसके बावजूद भी राकेश और बिरजू दोनों उस महिला के पास आते जाते रहते हैं। लेकिन एक दिन जो मीनू होती है वो कविता के घर पर चली जाती है और कविता को धमकी देती है। उसको कहती है कि अगर तुमने मेरे देवर राकेश को अपने पास बुलाया तो फिर तुम्हारी थाने में शिकायत कर दी जाएगी। इस बात से कविता बेहद डर जाती है। कविता कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे देवर राकेश को अपने घर पर कभी नहीं बुलाऊंगी। और इस तरह से अब जो मीनू होती है वो अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही राकेश कविता के पास आता है तो कविता सारी बातें इस राकेश को बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारी भाभी मेरे घर पर आई थी और वो मुझे धमकी देकर गई है। इस बात से सारे राकेश चिढ़ जाता है। राकेश को काफी गुस्सा आ जाता है। राकेश सोचने लग जाता है कि मेरे घर के अंदर मेरी भाभी है, वो एक कोहिनूर हीरे के समान है, मैं बाहर क्यों जाने वाला हूँ। इस तरह से राकेश के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि अब वो अपनी भाभी के साथ ही वक्त गुजारा करेगा। लेकिन मीनू इस बात के बारे में नहीं जानती थी कि उसका देवर यहाँ तक गिर सकता है। इस तरह से एक तारीख आती है, 2 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज मीनू की बेटी नीलम कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती है क्योंकि उसके कॉलेज की छुट्टी होती है। और जैसे ही सुबह के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर मीनू का देवर राकेश मीनू को कहने लगता है कि भाभी चलो खेत में चारा काटने के लिए चलते हैं। और इस तरह से भाभी और देवर दोनों चारा काटने के लिए खेत में चले जाते हैं। कुछ देर तक तो मीनू और साथ में उसका देवर राकेश चारा काटते रह जाते हैं। लेकिन आज राकेश का इरादा कुछ और होता है। राकेश अपनी भाभी को पाने की इच्छा जताने लग जाता है। राकेश अपनी भाभी को कहने लगता है कि भाभी मैं अभी 10 मिनट में वापस आता हूँ। और इस तरह से राकेश वहां से खड़ा होता है, अपने खेत के कमरे के अंदर जाता है। वहां पर कुछ शराब उसने छुपा कर रखी हुई थी, उसको बैठकर पीने लग जाता है। और जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में वो अपनी भाभी मीनू के पास चला जाता है। मीनू के साथ वो अजीब हरकतें करने लग जाता है। मीनू का हाथ पकड़ लेता है और मीनू को कहने लगता है कि भाभी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। जैसे ये बात मीनू को बोली जाती है तो मीनू को वहां पर काफी गुस्सा आ जाता है। मीनू सोचने लगती है कि उसका ही देवर उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार हो गया है। मीनू उसके गाल पर 2 तमाचे इस समय जड़ देती है। लेकिन यहाँ पर राकेश गहरे नशे में होता है। शराब के गहरे नशे में होने की वजह से उसको काफी गुस्सा आ जाता है और राकेश उसका हाथ पकड़कर उसको घसीट कर खेत में अपने बने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो मीनू के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। उसके मुंह को बांध देता है, हाथ पैर भी बांध लेता है और फिर ये सब करने में व्यस्त हो जाता है। आज राकेश अपनी भाभी मीनू के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे उसका मन खुश हो जाता है तो इसके बाद अपनी भाभी मीनू को छोड़ देता है और उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने गांव में किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार, तुम्हारी बेटी नीलम को भी जान से मार दूंगा। जब इस तरह से धमकी इस महिला को दी जाती है तो ये महिला बहुत ज्यादा डर जाती है, हैरान रह जाती है। और इसके बाद मीनू और इसका देवर राकेश चारा भी काटते हैं। चारा काटने के बाद गांव में आ जाते हैं। लेकिन मीनू अपनी बेटी नीलम को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। मीनू अब काफी परेशान रहने लग जाती है, उदास रहने लग जाती है।
इस बात को उसकी बेटी भी नोटिस करने लग जाती है। एक दिन उसकी बेटी नीलम अपनी माँ मीनू को कहने लगती है कि माँ, तुम काफी परेशान और उदास क्यों रहती हो, आखिर बात क्या है। लेकिन मीनू बात को टाल देती है, वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताती है। अब मीनू के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आने लग जाता है। मीनू सोचने लग जाती है कि उसका देवर राकेश गलत रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि कल वो उसकी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच न कर दे। इसी बात को सोचकर अब मीनू अपने इकलौते भाई अजीत के पास फोन करती है। दरअसल अजीत एक पुलिस दरोगा होता है। अजीत कुमार 5 साल पहले पुलिस में भर्ती हो गया था। पुलिस में भर्ती होने के बाद उसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे और पैसे आने की वजह से वो बड़े बड़े नशे भी किया करता था, रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन इसकी बहन मीनू इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मीनू अपने भाई अजीत को कहती है कि अजीत, तुम मेरे घर पर आ जाओ और मेरी बेटी नीलम को लेकर अपने घर पर चले जाना। वहीं पर इसका एडमिशन करा देना, वहीं पर ही अपना कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देगी। अजीत अपनी बहन की सारी बातों को मान जाता है। अगले ही दिन अजीत 5 अक्टूबर 2025 के दिन अपनी बहन के घर पर आ जाता है और इसके बाद मीनू अपनी बेटी नीलम को काफी देर तक समझाती है और कहती है कि तुम अपने मामा के घर पर चले जाओ, वहीं पर अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर लेना। नीलम बेहद भोली भाली लड़की होती है, वो अपने मामा के साथ अपने घर से चल पड़ती है और इस तरह से इसका मामा अजीत कुमार अब अपनी इस भतीजी नीलम को लेकर भांजी नीलम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। इसके बाद नीलम अपनी मामी आराधना से मिलती है और आराधना से मिलकर बेहद खुश हो जाती है। 2 दिन के बाद इसका मामा अजीत इसका एडमिशन पास के ही एक कॉलेज में करवा देता है और इस तरह से नीलम अब उस कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देती है। नीलम हर रोज सुबह के 9 बजे के आसपास कॉलेज में जाती थी। 4 बजे के आसपास शाम के समय अपने घर पर आ जाया करती थी। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अजीत पुलिस वाला लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। कोई भी नहीं जानता था कि अजीत पुलिस वाला अपनी भांजी नीलम के साथ भविष्य में किस घटना को अंजाम देने वाला है। इस तरह से 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है, 6 नवंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और फिर अजीत अपनी भांजी नीलम को कहने लगता है कि नीलम, आज तुम कॉलेज में क्यों नहीं गई हो। नीलम कहने लगती है कि मामा जी, आज मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली है, मैं आज कॉलेज में नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर ही कुछ जरूरी काम है। अब जैसे ये बात अजीत कुमार सुनता है तो अजीत कुमार के मन में आज अजीब ख्याल आने लगते हैं। अजीत कुमार भी आज अपनी इस भांजी को कहने लगता है कि आज मैं भी अपने पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा और इस तरह से अजीत कुमार अब अपनी भांजी को कहने लगता है कि नीलम, आज तो मैं खेतों में जाना चाहता हूँ, मुझे 6 महीने गुजर चुके हैं, अपने खेत में नहीं गया हूँ। वहाँ पर नीलम भी जिद पकड़ लेती है, कहने लगती है कि मामा जी, मुझे भी खेत देखने हैं और मैं भी खेत में आपके साथ चलूंगी। लेकिन वहाँ पर जो ये पुलिस वाला अजीत होता है, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि शायद उसकी भांजी इस बात को मान ले और जब वो इस बात को मान जाती है कि वो खेत में चलेगी तो आज अजीत बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद अजीत अपनी मोटरसाइकिल निकालता है, अपनी भांजी नीलम को आवाज लगाता है और कहता है कि जल्दी से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ जाओ। लेकिन नीलम भोली भाली लड़की होती है, सीधी सादी लड़की होती है, वो किसी बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। नीलम इस बात को नहीं जानती थी कि आज उसका मामा उसके साथ एक राक्षस बनने वाला है और इस तरह से जब अजीत अपनी इस भांजी नीलम को लेकर खेत में चला जाता है तो फिर मामा भांजी दोनों काफी देर तक खेत में देखते हैं और देखते देखते जैसे ही वो चल रही होती है तो वो अचानक नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसका मामा अजीत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको उठाता है। लेकिन जैसे ही अजीत कुमार ने अपनी इस भांजी नीलम को आज छू लिया तो फिर अजीत की नीयत वहां पर खराब हो जाती है और उसके बाद अजीत कुमार अपनी इस भांजी की तरफ अजीब तरीके से देखता हुआ इधर उधर देखना शुरू कर देता है। खेत में आज कोई भी दूर दूर तक नहीं होता है। अजीत इसी बात का फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है और उसके बाद अजीत अपनी भांजी नीलम के मुंह पर हाथ रख लेता है। इसकी भांजी नीलम इसका विरोध करती रह जाती है, लेकिन अजीत कुमार नहीं मानता है। अजीत इसको घसीट कर खेत में ले जाता है और खेत में ले जाने के बाद इसके मुंह पर इसी की चुन्नी बांध देता है, हाथ पैर बांध देता है और फिर इसके साथ सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। आज के समय में अजीत कुमार की बुद्धि शून्य हो जाती है, इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। ये सारी मर्यादाओं को भूल चुका होता है। ये इस बात को भी नहीं सोचता है कि ये उसकी बेटी के समान है और इस तरह से अजीत कुमार इस घटनाक्रम को अंजाम देता चला जाता है और इसकी भांजी इसकी सारी बातों का विरोध करती चली जाती है। लेकिन अजीत कुमार इस काम को तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है और जैसे उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो इस लड़की को धमकी देता है। लड़की को धमकी ये दी जाती है कि मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की जरा सी भी कोशिश की।
और इस तरह से इसकी भांजी नीलम काफ़ी डर जाती है, काफ़ी सहम जाती है। ये सब काम करने के बाद जो अजीत कुमार होता है अपनी भांजी को लेकर गांव में आ जाता है, और गांव में आने के बाद वो शाम के समय शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। लेकिन मौका पाते ही इसकी भांजी नीलम अपनी मामी आराधना के सामने रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। वो पूरी बात अपनी मामी आराधना को सुना देती है। आराधना जैसे ही अपनी भांजी की इन सारी बातों को सुनती है तो वो समझ जाती है कि इसका जो मामा है वो नीयत का अच्छा नहीं है, उसने जरूर इसके साथ वो गलत काम किया होगा। इसके बाद आराधना इस समय इस लड़की की माँ मीनू के पास फोन करती है। मीनू को कहती है कि इसके मामा ने इसके साथ गलत काम किया है। जैसे ही मीनू अपनी बेटी नीलम के बारे में सारी बातों को सुनती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो इस समय गांव से एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेती है, और ऑटो रिक्शा किराए पर लेने के बाद ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो अपने भाई के गांव में आ जाती है। अपने भाई के गांव में आकर वो अपनी बेटी से मिलती है और उसकी मामी आराधना से भी मिलती है। अब मीनू अपनी बेटी नीलम से फिर से पूरी कहानी को पूछने लग जाती है, और उसकी बेटी नीलम रोते रोते अपनी माँ को पूरी कहानी फिर से बयां कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें आराधना भी सुन रही होती है। आराधना मीनू को कहने लगती है कि मेरे पति ने बहुत गलत कदम उठाया है, इसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। आराधना मीनू को कहने लगती है कि आज रात हम अजीत कुमार को खत्म करेंगे, और इस तरह से तीनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आराधना कहने लगती है कि मेरा पति अजीत अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होगा। रात के करीब 10 बज चुके थे, लेकिन अजीत कुमार अभी तक अपने घर पर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो अजीत शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर आता है तो दस्तक देने लगता है, और फिर इसके बाद मीनू उसकी बहन घर का दरवाजा खोल देती है। और जब अजीत कुमार अपनी बहन मीनू को अपने घर में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है। अब शराब के नशे में धुत होकर अजीत अपनी बहन से नजर भी नहीं मिला पा रहा था, और इस तरह से अब मीनू उसको घर के अंदर घसीट लेती है। जैसे ही उसको घर के अंदर घसीट लिया जाता है तो इसके बाद जो उसकी पत्नी आराधना होती है उसके सिर में एक डंडा है, और जैसे उसको डंडा मारा जाता है वहां पर अजीत कुमार को बेहद गुस्सा आ जाता है। अजीत कुमार पूरी कहानी को समझ जाता है। अजीत सोचने लग जाता है कि इन सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है। अजीत तुरंत अपने कमरे में घुसता है, वहां से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल उठाता है। पिस्तौल उठाकर वो अब अपनी बहन मीनू पर तान देता है, लेकिन आराधना मौका पाते ही डंडा इसके हाथ पर मार देती है, जिसके कारण इसकी पिस्तौल नीचे गिर जाती है। पिस्तौल जैसे ही नीचे गिरती है तो इसकी भांजी नीलम उस पिस्तौल को उठा लेती है। पिस्तौल उठाने के बाद नीलम देखते देखते अपने मामा को 4 गोलियां मार देती है, और जैसे ही मामा अजीत को गोलियां लगती है तो अजीत नीचे गिर जाता है, मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन गोलियों की आवाज पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। पड़ोसी जन अजीत के घर पर पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जन देखते हैं कि अजीत मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था, और बेटी नीलम के हाथ में पिस्तौल होती है। अब पिस्तौल को नीलम के हाथ में देखकर पड़ोसी सारी बात को समझ जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी जन पूछने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मीनू और आराधना कुछ भी नहीं बताती हैं। पड़ोसी जनों को सिर्फ इस बात के बारे में पता होता है कि नीलम ने अपने मामा अजीत को 4 गोलियां मार दी हैं। और इसके बाद इन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, जिसका नाम विशाल होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है। करीब 40 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। रात के ही समय में अजीत कुमार पुलिस वाले का शव बरामद कर लिया जाता है। पूछताछ शुरू कर दी जाती है, लेकिन पूछताछ के दौरान पड़ोसी जनों को कुछ भी नहीं पता होता है। और इसके बाद जब ये बात क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि नीलम ने ही अपने मामा को 4 गोलियां मारी है, तो फिर नीलम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। नीलम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, और जब नीलम से पूरी बात पूछी जाती है तो नीलम रोते हुए पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही नीलम की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक मामा अपनी भांजी के साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। इसके बाद नीलम की माँ मीनू भी सामने आती है, और वो अपने देवर राकेश की भी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। और फिर इसके बाद मीनू के देवर राकेश को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस इस लड़की नीलम के खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छुपी है कि नीलम को आखिरकार जज साहब क्या सजा